हेलो एवरीवन। मैं हूं अरूप दत्ता और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12 सब्जेक्ट एजुकेशन से फर्स्ट यूनिट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया एंड असम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके सब टॉपिक्स है। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं तो आप ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स है मैंने सबको डिटेल में कवर किया है। तो आइए शुरू करते हैं। और इस सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो चैप्टर है इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसका डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ और इसके लिए क्या क्या काम किया गया है, हम लोग पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स में हम देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो इसका उद्देश्य होता है, टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया एंड असम आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एक तरह का से क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा कि सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है, जिसको हम लोग माध्यमिक शिक्षा बोलते हैं, तो ये इंडिया और असम में किस तरह से इंडिपेंडेंस के बाद आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, किस तरह से वो डेवलप किया, क्योंकि शुरू शुरू में उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। फिर हम सीखेंगे कि लर्न अबाउट द एम्स सजेस्टेड बाय मुडालियर कमीशन। एक कमीशन बैठता है सेकेंडरी एजुकेशन को सुधारने के लिए, कहीं ना कहीं पर उसमें बदलाव लाने के लिए एक कमीशन बिठाया जाता है जिसका नाम है मुदालियर कमीशन। मुदालियर से कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी हम लोग बोलते हैं, जो 1952 में बना था। फिर हम मुदालियर कमीशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कोठारी कमीशन के बारे में। ये कोठारी कमीशन क्या है, इसने क्या क्या सजेशंस दिया है, एजुकेशन स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस की बात कही है, उसका एम्स क्या है और वोकेशनल एजुकेशन पर किस तरह से उसने जोर दिया है। फिर हम कुछ पॉलिसीज़ के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि हम लोग समझेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था 1986 का। तो उसमें क्या क्या फीचर्स था, उसमें क्या क्या चेंज के बारे में बताया गया। फिर हम देखेंगे कि जो प्रोग्रेस और प्रॉब्लम्स जो है सेकेंडरी एजुकेशन इन असम में, इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन में कितना प्रोग्रेस हुआ और अभी भी क्या क्या प्रॉब्लम्स या चैलेंज अभी भी यहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मुदालियर कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। Mudaliar Commission 1952 to 53. After independence, the government of India set up the Secondary Education Commission in 1952 under the chairmanship of Dr. Lakshman Swamy Mudaliar. इंडिपेंडेंस के बाद ही होता क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट उस समय में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो सरकार थी उसने देखा कि कहीं ना कहीं पर भारत के जो एजुकेशन सेक्टर है, सेकेंडरी एजुकेशन है, उसका जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब उसको सुधारने के लिए एक कमीशन का बनाने का फैसला हुआ, एक कमीशन बनाया गया 1952 में। उस कमीशन का नाम था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। और इसके जो चेयरमैन थे, जो सबसे मेन इस कमीशन के जो सबसे हेड थे, वो उनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अब डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर मद्रास यूनिवर्सिटी का चांसलर थे। मद्रास यूनिवर्सिटी जो तमिलनाडु में पड़ता है, तो वहाँ के चांसलर है। चांसलर का मतलब होता है कोई भी यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़े हेड होते हैं उनको चांसलर, वाइस चांसलर बोला जाता है। तो वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो उन्हीं के नाम पे इस कमीशन को कहीं ना कहीं पे हम लोग मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं। बहुत ही एजुकेटेड इंसान थे जो वाइस चांसलर रहे हैं मद्रास यूनिवर्सिटी के, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो इन्होंने क्या किया, पूरा एक साल के टाइम पीरियड तक उन्होंने क्या किया, उसका सबमिट कर दिया उनका रिपोर्ट। 1953 में मुदालियर कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट करता है। अब रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें कई सारे रिकमेंडेशंस दिया गया है। सेकेंडरी एजुकेशन जो कमीशन है उसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ उसमें कुछ सजेशंस दिया गया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में लिखा गया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं पे रिपोर्ट सबमिट किया 1953 में। तो ये था मुदालियर कमीशन जो बना इंडिपेंडेंस के बाद, और एक साल के अंदर अंदर उसने कहीं ना कहीं पर रिपोर्ट सबमिट किया, ये बताते हुए कि ये जगह पे हमें चेंजेस की ज़रूरत है। अब देखो हम पढ़ेंगे कि मुदालियर कमीशन जो था उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या था। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, उसको क्या क्या एक्चुअली दायित्व दिया गया, क्या क्या शर्तें थी, क्या क्या कंडीशंस उसको दिया गया कि उसको क्या क्या करना है एग्जैक्टली। द मुदालियर कमीशन वॉज टास्क विथ रिव्यूइंग द करेंट स्टेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। सबसे पहले तो वो पूरा भारत में जो
सेकेंडरी एजुकेशन है उसका जो कंडीशन है उसको रिव्यू करेगा, उसका अवस्था कैसा है, वो कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है उसमें, ये सब चीज़ें देखेगा। मैंने एक तरह का डिटेल डिस्कशन करेगा कि यहाँ पे ये स्पेसिफिक एरिया में प्रॉब्लम्स है। तो सेकेंडरी एजुकेशन का करंट स्टेट को जानना था, वर्तमान अवस्था को जानना था, ये एक बहुत बड़ा उसका काम था। और दूसरा था कि वो साथ ही साथ खाली प्रॉब्लम देखने से तो नहीं होगा ना, उसको कहीं ना कहीं पे सजेशन देना पड़ेगा कि कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये जो कमीशन था इसने अपना इट फोकस्ड ऑन द एम, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसने देखा कि सेकेंडरी एजुकेशन का जो एम है वो क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ इट्स लिंक विथ प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है ना वो कहीं ना कहीं पर प्राइमरी और हायर एजुकेशन के बीच में पड़ता है। तो इन दोनों के साथ वो अपना लिंक कैसे एस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि एक क्लास जब आप पढ़ के जाओगे सेकेंडरी एजुकेशन में आओगे तो उसका कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लास के साथ लिंक होना चाहिए ना। अगर आप प्राइमरी में अच्छे से नहीं करोगे तो सेकेंडरी एजुकेशन का चीज़ें समझ नहीं पाओगे, और सेकेंडरी एजुकेशन अच्छे से नहीं करोगे तो फिर हायर एजुकेशन जैसे आपने बीए किया या एमए किया तो इस नंबर में आपको प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो ये सब कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स। और एक बात क्या है कि जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जो दूसरे भी स्कूल्स हैं, उनके साथ भी स्कूल का कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि दूसरे जगह पे क्या चल रहा है उसके बारे में हमें पता चले। फिर कुछ और रिलेटेड इश्यूज टू क्रिएट यूनिफॉर्म एंड इफेक्टिव सिस्टम नेशन वाइड। तो इसने फोकस किया कि किस तरह से एक तरह का सिस्टम आना चाहिए पूरा देश में, सिस्टम इफ़ेक्टिव होना चाहिए, और जो वो सिस्टम होगा कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म होगा, हर देश में हर सेकेंडरी स्कूल को ये सब नियम को मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क उसको दिया गया कि इन सब चीज़ों को आप डिज़ाइन करो। फिर हम देखेंगे कि ये सेकेंडरी जो कमीशन था, मुदालियर कमीशन था, उसको भारत के एजुकेशन सिस्टम जो था 1952 की में जो देखा उन लोगों ने, बहुत सारे डिफेक्ट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम समझ में आया। जैसे कि सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इज़ नैरो। तो सबसे पहले तो ये कमीशन को समझ में आया कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही नैरो है, छोटा है, ठीक है ना, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियल लाइफ। मतलब इस यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई होता है वो रियल लाइफ में कोई काम में डायरेक्टली नहीं आ रहा है, बहुत कम ही बेनिफिट उसमें मिल रहा है, रियल लाइफ से कनेक्टेड नहीं है। लोग जो पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं वास्तविक जीवन के साथ। और ज़्यादातर जो जो टेक्स्ट बुक्स थी या फिर जो भी लैंग्वेज वहाँ पे फोकस किया जाता था मेनली इंग्लिश था, ज़्यादातर इंग्लिश डिपेंडेंट था। इसका मेन कारण क्या है कि कुछ ही समय पहले तक ब्रिटिशर्स हमारे भारत में रहे हैं, तो इंग्लिश का भी प्रभाव काफ़ी हद तक हमारे सेकेंडरी एजुकेशन में रहा है। हालांकि प्राइमरी लेवल पे आपको दिखेगा कि कुछ वर्निकुलर मीडियम्स थे, लेकिन जो सेकेंडरी लेवल थे तो लंबे समय तक उसका इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है। तो ये भी एक तरह का इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि भारत के लोगों को अपने भाषा में समझाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये ओवरली डिपेंडेंट जो इंग्लिश है, बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो इंग्लिश पर, ये भी एक तरह का डिफेक्ट था उस एजुकेशन सिस्टम में। फिर ये जो एजुकेशन सिस्टम था इसमें कहीं पे ये रोल नहीं था कि बच्चा सोच सके इंडिपेंडेंटली, मतलब खुलकर कोई चीज़ को सोच सके। और ऊपर से क्या होता था, सेकेंडरी एजुकेशन जो होता था ना उस समय में, स्कूल काफ़ी कम होते थे उसके अंडर में, और जिसके चलते क्या होता है बहुत सारे क्लासेस होते, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाते थे, क्योंकि बहुत सारे दूर दूर से बच्चे आ जाते थे, एक ही क्लास में बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये सब प्रॉब्लम्स था। आप सोच के देखो खुद, एक ही क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे तो सबको कहीं ना कहीं दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो चीज़ था, ये उस समय का जो एजुकेशन सिस्टम था, ये मेनली एग्ज़ाम फोकस था। एग्ज़ाम फोकस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो सिस्टम था काफ़ी स्ट्रिक्ट था, वो ज़्यादातर बच्चे को जो पढ़ाया जाता था वो बहुत ज़्यादा रिजिड था, और एग्ज़ाम के लिए ही ज़्यादातर बच्चों को प्रिपेयर किया जाता था। मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत कम हो रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं पे हमें प्रॉब्लम्स दिखता है सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में उस समय में। फिर एक्चुअली अब हम देखेंगे कि एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एम एक्चुअल में क्या होना चाहिए। जैसे कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप पहले हम समझेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन का जो पहला एम होता है, ये सब देखो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंडरी एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए। तो नंबर 1 है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, मतलब बिल्ड वैल्यूज़ फॉर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मतलब सेकेंडरी एजुकेशन का मेन ही मकसद क्या है कि जो बच्चे जब बड़े होंगे वो कहीं ना कहीं पे एक अच्छा नागरिक बने, उनके अंदर वैल्यूज़ डेवलप करे, कि वो हमारे देश के जो लॉ होगा, रूल्स होगा, उसको वो कहीं ना कहीं पे सम्मान करे। इस तरह का बच्चों में कहीं ना कहीं पे डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का भावना जगाना है, बच्चे देश के लिए काम में आए आगे चलकर। फिर वोकेशनल स्किल पर भी ध्यान दिया गया।
वोकेशनल स्किल का मतलब क्या होता है कि जो पढ़ाई होगा ना वो उससे कहीं ना कहीं पे जॉब मिल सके उनको। ऐसा नहीं कि बस आप रट्टा मारते जा रहे हो और फ्यूचर में आपका पढ़ाई कोई काम में नहीं आ रहा है। आपको कुछ स्किल्ड बेस्ड चीज़ें सिखाया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आप बोल सकते हो टेलरिंग का कोर्स सिखाना, या फिर कारपेंट्री का, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स। इस तरह का बहुत वोकेशनल जो स्किल है वो भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये जॉब ओरिएंटेड होता है। जॉब ओरिएंटेड का मतलब होता है इससे फ्यूचर में आपको नौकरी मिलकर चांसेस होगा, आप कहीं ना कहीं पे सेल्फ डिपेंडेंट बन पाओगे। फिर एक फोकस था सेकेंडरी एजुकेशन का, जो मेन एम्स में ये आता है कि पर्सनालिटी डेवलप होना चाहिए, लोगों बच्चों में क्रिएटिविटी का विकास होना चाहिए, वो अपने आप से कोई चीज़ क्रिएट कर पाएँ, उनके अंदर जो कल्चरल वैल्यूज़ है उसको भी वो बचा पाए, कहीं ना कहीं पर अपना संस्कृति और दिमाग दोनों का मिश्रण से वो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में वो उभर के आए। और फिर लीडरशिप की बात करते हैं, वो भी एक एम था जो सेकेंडरी एजुकेशन जिसकी बात करता है कि लीडरशिप यानी कि ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर लीडरशिप इन वेरियस फील्ड। बच्चों को इस तरह से आप तैयार करो ताकि वो फ्यूचर में लीडर बन पाए अलग अलग फील्ड में, है ना। तो ये था कहीं ना कहीं भाई मुदालियर कमीशन के बारे में हमने बात किया। मुदालियर कमीशन ने क्या अपना एम्स रखा, उसमें उस समय में उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफेक्ट रखा, तो ये सब चीज़ें हमने देखा। हालांकि मुदालियर कमीशन अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कमीशन नहीं था, हालांकि इसने भी कई सारे रिकमेंडेशंस दिए, लेकिन इसमें भी बहुत सारे फॉल्ट्स थे। आगे चलकर आपको दिखेगा कि और एक कमीशन बनता है जो उस समय के हिसाब से सही बैठता है कि ये आज के समय तक भी हम इस कमीशन को काफ़ी मानते हैं, कोठारी कमीशन, जिसने 3 लैंग्वेज फार्मूला भी दिया है। तो कोठारी कमीशन जो है वो 1964 से लेकर 66 तक ये कमीशन काफ़ी हद तक इसने इस टाइम पीरियड तक उसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। अब कोठारी कमीशन क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। द कोठारी कमीशन जो ये बना था, आपका सेटअप हुआ था 1964 में, और इसके जो चेयरमैन थे DS कोठारी, उनका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। और दौलत सिंह कोठारी जो थे उनको इसके चेयरमैन बनाया गया। कोठारी कमीशन, इन्हीं के नाम से ये कोठारी कमीशन भी कहलाता है। और इन टू एवेलुएट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, इनको दायित्व दिया गया कि एजुकेशन का हर पहलू को वो देखें, और क्रिएट ए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऐसा एक सिस्टम बनाए कि पूरा देश उस सिस्टम को फॉलो कर पाए। ये जो कोठारी कमीशन था इसमें करीबन 17 मेंबर थे, और ये कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 1966 में। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1964 टू 66, मतलब इसने कहीं ना कहीं पर ये सेटअप हुआ 64 में और उसने रिपोर्ट सबमिट किया 66 में। तो डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन कवरिंग जनरल इश्यूज़। ये जो रिपोर्ट जो उसने प्रेजेंट किया, याद रखना ये 4 सेक्शन में है, ठीक है। अलग अलग सेक्शन में, 4 सेक्शन में उसको डिवाइड किया गया है। डिफरेंट एजुकेशन स्टेजेस, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, आप उस क्या क्या एजुकेशन में स्टेजेस आता है, इसको कैसे करके आप काम में लगाओगे, इम्प्लीमेंट करोगे, और कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स भी थे, सप्लीमेंट्री पेपर्स। तो अब हम समझते हैं कि ये जो कोठारी कमीशन था इसने सरकार को क्या रिकमेंड किया, क्या किस चीज़ पे एडवाइस किया, ये सजेशन दिया। जैसे कि सबसे पहले बताया कि सेकेंडरी एजुकेशन को कामयाब अगर करना है तो नंबर 1 है कि एजुकेशन को रियल लाइफ से नीड्स से और एस्पिरेशन से जोड़ना पड़ेगा। लोगों को समझ में आए कि जो पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे उनके लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, उनके ज़रूरतों के साथ जुड़ा हुआ है, उनके उम्मीदों पर से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या है कि सेकेंडरी एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ताकि हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर पाए। जो दूसरे देश है, डेवलप कंट्रीज़ है, वो जो जैसे कि एजुकेशन की पढ़ाई का जो सिस्टम है, बच्चे जैसे आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो उनके साथ मैच करना चाहिए। और फैसिलिटीज़ को भी एक्सपांड करना चाहिए मैन पावर नीड्स के हिसाब से, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इसका मतलब क्या है कि जितने लोग होंगे उनके हिसाब से, स्टूडेंट जितना बढ़ता रहेगा उनके हिसाब से फैसिलिटी भी बढ़ना चाहिए ना, एक्सपांड करना चाहिए। जैसे कि बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो क्लासरूम का साइज़ भी बड़ा होना चाहिए, रूम बढ़ना चाहिए, स्कूल में बाकी सुविधाएं होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करना पड़ेगा, जैसे कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिले, इस चीज़ को कहीं ना कहीं पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये चीज़ कोठारी कमीशन ने शायद सजेस्ट किया। हम देखते हैं कि कोठारी कमीशन के हिसाब से एजुकेशन और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। कोठारी कमीशन ने कहा था कि एजुकेशन मस्ट अलाइन विद इंडिविजुअल नीड्स एंड लाइफ।
जो एजुकेशन होगा ना वो लोगों के ज़रूरत और लाइफ के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों को इम्प्रैक्टिकल लगे, जो पढ़ रहे हैं उसका कोई सर पैर ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एमिंग टू अचीव नेशनल गोल्स लाइक प्रोडक्टिविटी, और ओवरऑल ये देश को भी बेनिफिट पहुंचाना चाहिए कि जो आप बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, और एक तो रियल लाइफ के साथ मिलाकर वो पढ़ेंगे, और दूसरा चाहे वो पढ़ने के बाद वो ऐसे होना चाहिए कि देश में वो प्रोडक्टिव बन सके, कहीं ना कहीं भी देश का कोई काम में आ सके, देश का इनकम बढ़ाए, देश को कहीं ना कहीं आगे ले जाए। इस तरह का एजुकेशन होना चाहिए जो उस सिस्टम में पढ़कर लोग कहीं ना कहीं पे हमारे देश के काम में ही आएंगे। और साथ ही साथ सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन का काम करेगा, लोगों को जोड़ने का काम करेगा एजुकेशन। फिर मॉडर्नाइजेशन की भी बात की गई है कि जो एजुकेशन है उसको आधुनिक बनाना है, वो पुराने घिसे पीटे तरीके से नहीं करना है। और साथ ही साथ द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, हमारे अंदर जो आध्यात्मिकता होती है, कहीं ना कहीं में मोरालिटी होता है, राइट और रॉन्ग का जो बात होता है, वो उसको भी हमें आगे बढ़ा के ले जाना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ज्ञान हासिल करते हो लेकिन अगर आपके अंदर मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ नहीं है, आपको राइट रॉन्ग, जस्टिस, हाँ, फ्रीडम, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, तो सब एजुकेशन बेकार हो सकता है। तो और एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में हम बात करते हैं। एजुकेशन लिंक टू प्रोडक्टिविटी कैन बूस्ट नेशनल इनकम। अगर एजुकेशन सही मायने में प्रैक्टिकल होगा ना, वो प्रोडक्टिव होगा। प्रोडक्टिव मतलब आप एजुकेशन लेकर, पढ़ाई करके कुछ ना कुछ बेनिफिट दे पा रहे हो। इससे क्या हो सकता है कि देश का इनकम भी फ्यूचर में बढ़ेगा। जैसे कि आप अच्छे से पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बन गए, तो कहीं ना कहीं पे आप देश का इनकम को भी बढ़ा सकते हो। सो साइंस एंड वर्क एक्सपीरियंस शुड बी की पार्ट्स ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए साइंस को और वर्क एक्सपीरियंस। जैसे कि बहुत सारे चीज़ें होता है जो स्कूल में आपको बनाना सिखाया जाता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल काम होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक्स के वायर को जोड़ना, इस तरह का बहुत सारी चीज़ें होता है जो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर आता है। तो ये सब चीज़ें स्कूल का कहीं ना कहीं पे की पार्ट्स बना देना चाहिए, शुड बी की पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। और उसका जो फोकस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी पर हमारा फोकस होना चाहिए कि समय बदलते युग के साथ साथ हमें नया नया टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं साथ में लेना है। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन सब के ऊपर भी हमें फोकस करना है। मतलब एजुकेशन ऐसा हो कि जिसका फोकस रहे साइंस, वर्क एक्सपीरियंस पर, टेक्नोलॉजी पर, इंडस्ट्री पर, एग्रीकल्चर, मतलब हम लोग ये सब चीज़ों को ग्रो कर पाएँ। सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी वोकेशनलाइज्ड, और वोकेशनल एजुकेशन के बारे में मैंने पहले भी बताया, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि कोठारी कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनलाइज करने की बात कही है। मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल शिक्षा होना चाहिए, जैसे कि स्किल बेस्ड एजुकेशन जो होता है, जो एजुकेशन करके आपको डायरेक्ट नौकरी मिलने का चांसेस रहता है, जैसे कि कारपेंट्री, टेलरिंग, है ना, ऐसे बहुत सारे काम और भी होते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन की बात भी हमने किया है ऑलरेडी। सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी को कहीं ना कहीं समृद्ध करे, सोसाइटी में डिसिप्लिन लाए, सोसाइटी को आगे बढ़ाए, पुराने अंधविश्वासों से निकल पाए और देश को इंटीग्रेट कर पाए। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? देश के अलग अलग प्रांतों के लोग एक दूसरे को सम्मान कर पाए, एक दूसरे के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें। फिर हम देखेंगे कि एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन, टू स्ट्रेंथन सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन द कमीशन एम्फेसाइज द वाइटल रोल ऑफ एजुकेशन इन कॉम्बेटिंग डिवाइसिव फोर्सेस। ये जो एजुकेशन कमीशन है, इसने डिवाइसिव फोर्स जो देश को नुकसान करते हैं उनके खिलाफ भी उसने बोला है। इट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन स्कूल्स फॉर जनरल एजुकेशन। बोला कि जो जनरल एजुकेशन होता है, जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, इसके लिए कॉमन स्कूल होना चाहिए, और वहाँ का जो एडमिशन फ़ीस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स का बेस्ड ऑन द कैपेसिटी टू पे फीस रादर देन मेरिट। यहाँ पे मेरिट के हिसाब से बच्चों का एडमिशन नहीं होना चाहिए। बच्चे का एडमिशन और उसका जो फीस भी लिया जाएगा वो बहुत ही मिनिमम लेना चाहिए, पेरेंट्स के कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे में स्कूल ड्रॉप आउट का जो संख्या होता है वो बढ़ जाता है। द कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपलसरी सोशल एंड नेशनल सर्विस एट एवरी लेवल ऑफ एजुकेशन। मतलब समझ रहे हो आप, डिटेल में बता रहा है कि ये जो कमीशन है उसने सजेस्ट किया कि कंपलसरी सोशल और नेशनल सर्विस वाला जो एजुकेशन है, एजुकेशन में इस तरह का चीज़ें ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा चीज़ हो सके, जैसे जिसमें आपको कहीं ना कहीं सोशल सर्विस, नेशनल सर्विस जो होता है, देश के लिए काम करना, सोसाइटी के लिए काम करना, ये आपका दायित्व है, ये सब चीज़ें बच्चों को समझ आए। along with organizing labor and social service camps. It proposed making NCC voluntary once the social service scheme was in place. जब सोशल सर्विस स्कीम हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ जाएगा तो उन्होंने बोला था, जो एनसीसी आपने बहुत सारे स्कूलों में देखा है, बच्चे एनसीसी करते हैं, जिसको नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी हम लोग बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें भी लागू होना चाहिए कहीं ना कहीं पर।
फिर हम देखेंगे कि सोशल मॉडल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। कोठारी कमीशन रिकमेंडेड दैट एजुकेशन शुड इंक्लूड, कोठारी कमीशन का बात ही था कि एजुकेशन में सोशल मॉडल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ ये सब चीज़ें रहना चाहिए, टू बी टॉट बोथ डायरेक्टली थ्रू लेसन्स एंड इनडायरेक्टली थ्रू स्कूल एक्टिविटीज़ ऑफ द। और ये जो सोशल मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो होता है, जैसे राइट रॉन्ग की बात होता है, ये पढ़ने का जो चैप्टर्स होता है उसके माध्यम से भी हो, या कहीं ना कभी स्कूल में कुछ एक्टिविटी कराने के माध्यम से ही हो, बच्चों को ये चीज़ समझ में आना चाहिए। 1 or 2 periods पर वीक शुड बी सेट असाइड फॉर मॉरल एजुकेशन फॉर प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल। चाहे वो बच्चा प्राइमरी में पढ़ता हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, हफ्ते में कम से कम 2 पीरियड तो उसका ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे उसको नीति का शिक्षा दिया जाए कि आपको कैसे चलना है, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, देश के प्रति आपका दायित्व क्या है। ये सब जो मॉरल एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं उसने रिकमेंड किया कि बच्चों के अंदर ये सब चीज़ें आना चाहिए, तो ये सब पढ़ाई के साथ साथ होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ये इट प्रपोज्ड ए न्यू 20 ईयर एजुकेशन स्ट्रक्चर। बोला कि अभी जो हम लोग एजुकेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे वो 20 सालों के लिए होगा, जब से ये कमीशन बना है तब से 20 ईयर्स तक होगा। तो उसमें बोला गया है कि 1 से 3 ईयर्स ऑफ प्री स्कूल होगा, जो 1 से लेकर 3 ईयर्स तक जो होगा वो प्री स्कूल होगा, मतलब पहला साल से तीसरा साल तक स्कूलिंग का जो टाइम होता है उसमें फर्स्ट 3 ईयर्स 1 to 3 वो प्री स्कूल कहा जाएगा। और 10 ईयर्स जनरल एजुकेशन होगा। जनरल एजुकेशन 10 साल का होता है। तो जनरल एजुकेशन में क्या होता है, जैसे कि उसमें कुछ डिवाइड किया गया है जनरल एजुकेशन को, लोअर प्राइमरी, हायर प्राइमरी, जिसको आज के समय में हम अपर प्राइमरी बोलते हैं, और लोअर सेकेंडरी, फॉलोड बाय 2 ईयर्स ऑफ सेकेंडरी। पहले तो आप ऐसे करोगे 10 साल तक, मतलब आपने स्कूलिंग कर लिया कहीं ना कहीं पर, उसके बाद 10 साल के बाद उसको 10+2+3 बोला जाता है। पहले तो आपने प्री एजुकेशन ले लिया, जैसे कि नर्सरी वगैरह हो गया, उसके बाद क्लास 1 से लेकर 10 तक मान लो आपने कहीं ना कहीं पर लोअर प्राइमरी, हायर प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी के अंडर में आपने पढ़ लिया। फिर 2 साल आप पढ़ोगे, मतलब 10+2, 10 तो हो गया, उसके बाद +2 हो जाएगा, इसका मतलब हायर सेकेंडरी, ठीक है, जिसमें जनरल भी आप पढ़ सकते हो या वोकेशनल भी पढ़ सकते हो। कोई बच्चा अगर नॉर्मली पढ़ना चाहे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स लेकर वो पढ़ सकता है, या कोई वोकेशनल जैसे कि ITI वगैरह से कोर्स करना चाहे तो वो कर सकता है। एंड देन 3 or more ईयर्स ऑफ हायर एजुकेशन, और उसके बाद जो +3 होगा, 10+2 तो हो गया हायर सेकेंडरी, उसके बाद जो होगा कहीं ना कहीं पर 3 ईयर्स जो होगा वो हायर एजुकेशन में काउंट होगा। जैसे कि कॉलेज का पढ़ाई होता है, BA कर लिया, BCom BSc कर लिया आपने। तो क्लास 1 एडमिशन एज शुड बी 6 ईयर्स। अब क्लास 1 में एडमिशन होने के लिए आपका उम्र मिनिमम 6 साल होना चाहिए, ये आज के समय में भी लागू है। एंड द फर्स्ट पब्लिक एग्ज़ाम शुड कम आफ्टर 10 ईयर्स, और जो उनका जो पहला एग्ज़ाम वो लोग देंगे ना, जो फॉर्मल एग्ज़ाम जो होता है वो 10 साल के बाद ही वो दे सकता है बच्चा। तो क्लास 11 and 12 शुड फोकस ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट, और जो क्लास 11 और 12 में जो बच्चे होंगे वो स्पेशलाइज सब्जेक्ट में ही पढ़ेंगे, विशेष कुछ सब्जेक्ट में ही उनका ध्यान रहेगा। और एंड प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू सेकेंडरी स्कूल, और जो पहले प्री यूनिवर्सिटी में एक कुछ कोर्सेज होता था, प्री यूनिवर्सिटी बोला जाता है, तो यूनिवर्सिटी से पहले वाला जो कोर्सेज होता था इसको कहीं ना कहीं पर सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल में शिफ्ट करना है। तो सेकेंडरी स्कूल शुड बी ऑफ 2 टाइप्स। सेकेंडरी स्कूल 2 तरह का होगा, हाई स्कूल 10 ईयर्स तक होगा हाई स्कूल, और हायर सेकेंडरी होगा 2 साल तक, ठीक है, 10+2। फिर हम देखेंगे कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कोठारी कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनल बनाने के लिए, मतलब जॉब ओरिएंटेड या स्किल बेस्ड बनाने की बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन उसने दिया है। द कोठारी कमीशन स्ट्रांगली रिकमेंडेड वोकेशनलाइजेशन सेकेंडरी एजुकेशन, एमिंग टू कवर हाफ द टोटल enrollment with varied terminal courses, 1 to 3 years in areas like teaching, training, trades, agriculture, industry, paramedical services, secretarial work and home science. It supported the adoption of the 10+2+3 structure। ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि किस तरह से उसने बताया कि 10+2+3 स्ट्रक्चर होना चाहिए। और जो वोकेशनल एजुकेशन है बिकमिंग मोर इंटेंसिव एट द +2 स्टेज में बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, मेकिंग स्टूडेंट्स सेल्फ रिलायंट एंड इन्वॉल्विंग देम इन कम्युनिटी सर्विस। इसके वजह से बच्चे कम्युनिटी सर्विस में भी कहीं ना कहीं पार्ट ले सकते हैं। द कमीशन ऑल्सो विटनेस द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन स्कूल। ये जो कमीशन है वो उसने कहीं ना कहीं पर वर्क एक्सपीरियंस जो होता है ना स्कूल में, वहाँ पे भी उसने उसका इंपॉर्टेंस दिखाया है कि वर्क एक्सपीरियंस स्कूल में भी होना चाहिए, बच्चे स्कूल में भी प्रैक्टिकल कुछ सीखें। वेयर स्टूडेंट्स एंगेज इन प्रोडक्टिव मैनुअल एक्टिविटीज़,
ब्लेंडिंग मेंटल एंड फिजिकल वर्क टू प्रमोट सेल्फ सफिशिएंट इन रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी। इसके वजह से मतलब वो लोग इस तरह से पढ़ाई करें ताकि उन लोगों में सोशल इनइक्वालिटी जो होता है कहीं ना कहीं पे बच्चों में जो कहीं ना कहीं पे गैपिंग होता है, तो वो कहीं ना कहीं पर जो सेल्फ सफिशिएंसी होता है या रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी जो होता है वो बच्चों में कम हो, भेदभाव कम हो और वो लोग कहीं ना कहीं पे सेल्फ सफिशिएंट बन सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं जो कोठारी कमीशन ने हमें बताया। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 10+2+3 स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 में हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये पॉलिसी है, तो द नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन 1986 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एड्रेस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ 1968 पॉलिसी। देखो 1968 में भी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसी को कहीं ना कहीं सुधारने के लिए 1986 में ये न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लाया गया। तो आफ्टर ए नेशन वाइड डिबेट द न्यू पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन मई 1986। तो पूरा देश में इसको लेकर चर्चा हुआ सबसे पहले, और फाइनली मई 1986 में ये कहीं ना कहीं पे अप्रूव हो गया। तो इसमें था क्या, इसने जोर दिया कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल। ये कमीशन ने भी कहीं ना कहीं पर वोकेशनल एजुकेशन की बात की, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन होता है, जो जिससे जॉब मिल सकता है आपको, तो ये सेकेंडरी लेवल पे वो बहुत तेज़ी से मतलब सख्ती से लागू हो, इसकी बात की। प्रमोटेड अवेयरनेस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट, बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं पर साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर अवेयरनेस बढ़े, उसके ऊपर इसका जोर था। फिर एनकरेज बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स टू एलिमिनेट इलिटरेसी थ्रू एडल्ट फार्मर्स ओपन एंड फॉर्मल एजुकेशन इनिशिएटिव्स। तो समझ में आ रहा है कि उसने जैसे कि गवर्नमेंट चाहे या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको कहीं ना कहीं पे मैंने उसको इंस्पायर किया, कहीं ना कहीं पर बोला कि एनकरेज किया कि आप कहीं ना कहीं पे एफर्ट लगाओ ताकि समाज में से इलिटरेसी, चाहे वो वयस्क में हो या फार्मर्स में हो, तो इन सब चीज़ें दूर हो। और ओपन और फॉर्मल एजुकेशन की इनिशिएटिव भी उसने बताया कि इन लोगों को कैसे करके अब फॉर्मल एजुकेशन जैसे कि नॉर्मल स्कूलिंग सिचुएशन होता है उसमें कैसे वापस लाया जा सके, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात किया। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसका जो मेन फीचर्स क्या क्या है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है 1986 में। नंबर 1, रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वाइटल टूल फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। हमें सबको पता है कि एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, एक तरह का हथियार होता है जिससे हमारा पर्सनैलिटी डेवलप कर सकता है, हमारा नेशनल प्रोग्रेस होता है और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। समाज में बदलाव भी एजुकेशन द्वारा ही आता है, जैसे अंधविश्वास से बदलाव। इट एम्स टू प्रमोट इक्वालिटी, और एजुकेशन हमेशा इक्वालिटी को प्रमोट करता है ताकि समाज में सब लोग एक साथ इक्वल रह सके और हम लोगों को कहीं ना कहीं पर एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक बना सके। फिर एजुकेशन हमें एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग देश बनाने में, जो आत्मनिर्भर देश होता है, सेल्फ रिलायंट नेशन या स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाने में हमें कहीं ना कहीं पे एनकरेज करता है। तो एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, इसको भी हम समझ लेते हैं कि एजुकेशन जो होता है वो उसमें वो इक्वालिटी को प्रमोट करता है। जैसे कि द पॉलिसी गिव्स ए स्पेशल फोकस टू रिमूविंग इनइक्वालिटीज इन एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग इम्प्रूविंग एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ SC ST वीमेन माइनॉरिटीज एंड फिजिकली चैलेंज लर्नर। ये जो पॉलिसी था NEP 1986, इसने ज़्यादातर जोर डाला कि जो SC ST कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं या वीमेन हैं या माइनॉरिटीज़ जो संख्या में कम है या कोई फिजिकली चैलेंज बच्चा है जिसमें जो हो सकता है हाथ पैर नहीं हो या कोई दूसरा प्रॉब्लम्स हो उसके अंदर, तो इस तरह के बच्चों को भी कहीं ना कहीं पर एजुकेशन मिलना चाहिए और उनका जो एजुकेशन है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें को लेकर बात किया। फिर एडल्ट एजुकेशन के बारे में बात किया। जैसे कि एडल्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एज ग्रुप होता है 15 से 35 साल के बच्चे तक लोगों तक का जो एज ग्रुप होता है, तो उनके अंदर जो इलिटरेसी है वो ये पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं पर प्रमोट करता है कि एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स फोकसिंग ऑन फंक्शनल लिटरेसी अवेयरनेस एंड स्किल डेवलपमेंट, इस उम्र के लोगों तक भी कहीं ना कहीं एजुकेशन को पहुंचाया जाए ताकि उनके अंदर लिटरेसी डेवलप हो, अवेयरनेस आए, स्किल डेवलप करे उनका। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की भी बात की गई है जिसको इसी ही बोला जाता है। दिस फोकसेस ऑन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। इसमें होता क्या है कि 6 साल के नीचे के बच्चों को ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि इनका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट, जैसे कि आज के समय में आप देखते हो ना, आंगनवाड़ी की बात करते हैं तो ये वहीं पे दिया गया था, तो उसमें बच्चों का ताकि विकास हो पाए तो आंगनवाड़ी के थ्रू या प्री प्राइमरी सेंटर्स के थ्रू। फिर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं। NEP एम्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू क्लास 8 फॉर ऑल चिल्ड्रन।
जो एनईपी ये बात बताता है कि क्लास 8 तक के सभी बच्चों को कहीं ना कहीं फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए, विथ फोकस ऑन रिटेंशन, क्वालिटी लर्निंग एंड यूनिवर्सल एक्सेस। बच्चे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए, कहीं ना कहीं पे अच्छा क्वालिटी लर्निंग उनको मिले और यूनिवर्सल एक्सेस मिले। उनका जो पढ़ाई होता है ना, वो देश विदेश में जाकर भी वो काम में आ सके, और दूसरे जगह में भी पढ़ेंगे तो ये वाला पढ़ाई उनको सपोर्ट करे। तो फिर हम देखेंगे नॉन नॉन फॉर्मल एजुकेशन की भी बात कही है। नॉन फॉर्मल का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन आप समझ लो कि फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स हु कैन नॉट अटेंड रेगुलर स्कूल। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे एडल्ट्स होते हैं जो रेगुलर स्कूल में नहीं जा सकते, तो उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कहीं ना कहीं पे जो ड्रॉप आउट थे और रूरल एरिया और वर्किंग कंडीशन में, वो बिना स्कूल जाए एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम दे सकते। जैसे डिस्टेंस लर्निंग की हम बात करते हैं, तो इस तरह का व्यवस्था की बात कही थी इस पॉलिसी ने। सेकेंडरी एजुकेशन, दिस पॉलिसी एम्फेसाइजेस मॉडर्नाइजिंग द करिकुलम। इसने बोला कि सिलेबस को भी थोड़ा मॉडर्न बनाओ इसका, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है स्कूल का ये सब बढ़ाओ, टीचर्स को ट्रेनिंग दो, फिर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करो फॉर हायर एजुकेशन और स्किल एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर हम देखते हैं कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में जो बार बार बात घूम के आ रही है, टू मेक एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। इसने बोला कि एजुकेशन जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। इसकी वजह से vocational courses are introduced at secondary and higher education secondary levels, helping students acquire practical skills for self employment और job। vocational education हो रहने से क्या होगा, बच्चे को कहीं ना कहीं पे प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करने में मदद मिलेगा, और फ्यूचर में वो कोई कभी ना कभी अपने आप को एम्प्लॉय कर सकता है, जॉब दे सकता है। फिर हायर एजुकेशन की बात हमने की, फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी, ऑटोनोमी इन ऑफ इंस्टीट्यूशन, रिसर्च कल्चर एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब ये सेकेंडरी के बाद जो आता है हायर एजुकेशन, इसमें लोगों का जोर रहे रिसर्च वगैरह पे कहीं ना कहीं पे, तो ये सब चीज़ें। इट प्रमोट्स एक्सेस टू हायर एजुकेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। फिर ओपन यूनिवर्सिटी की बात की, आपने नाम सुना होगा ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग इग्नो बोलते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। टू एक्सपांड एक्सेस टू हायर एजुकेशन, ओपन लर्निंग सिस्टम एंड डिस्टेंस एजुकेशन आर प्रमोटेड। तो ये जो NEP 1986 था, इसने डिस्टेंस एजुकेशन को भी प्रमोट किया। जो जैसे इग्नू जैसे सेंटर्स खुले गए, वहाँ पे आप एग्ज़ाम के टाइम में जाके एग्ज़ाम दे सकते हो, घर में बैठ के पढ़ सकते हो, तो आपको फैसिलिटी मिलता है। और डीलिंकिंग डीलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब्स, इसका मतलब क्या होता है, द पॉलिसी सजेस्ट दैट एम्प्लॉयमेंट शुड डिपेंड ऑन स्किल एंड परफॉर्मेंस। मतलब ये पॉलिसी ने बताया कि नौकरी उसी को मिलना चाहिए जिसके पास स्किल है या परफॉर्मेंस है, खाली एकेडमिक डिग्री देकर नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे वोकेशनल और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग को कहीं ना कहीं पे एनकरेजमेंट मिलता है, उनको हौसला मिलता है। रूरल यूनिवर्सिटी की भी बात उसने की, proposes the establishment of rural universities that focus on rural development। इसने बोला कि जो रूरल होता है, गांव देहात साइड होता है, वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी होना चाहिए, इससे रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा, ये जगह सेल्फ सफिशिएंट बनेगा। और प्रैक्टिकल नॉलेज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स की भी बात की रूरल यूनिवर्सिटी में। अगर रूरल में पढ़ाओगे तो एग्रीकल्चर रिलेटेड भी होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स होता है तो उसके ऊपर भी पढ़ाई होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया। फिर टेक्निकल मैनेजमेंट एंड एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन लर्निंग, वैल्यू एजुकेशन की बात उसने की, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर की बात की, साइंस एजुकेशन, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। फिर इसको हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। इस पॉलिसी ने कहीं ना कहीं पर फिजिकली फिट रखने के लिए और कहीं ना कहीं पे खेल में आगे बढ़ सको, तो इसके लिए उसने रिकमेंड किया कि फिजिकल ट्रेनिंग होना चाहिए, योगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब चीज़ें होना चाहिए। फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी की भी बात उठता है कि स्कूल में ऑडियो विजुअल एड्स, ये सब आप देखोगे कि बाद में आता है, लेकिन फिर मीडिया की बात करते हैं। मास मीडिया यूज टू स्प्रेड एजुकेशनल कंटेंट टू रिमोट एरियाज, सपोर्टिंग बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। मास मीडिया जो होता है ना, जैसे कि टीवी हो गया, नेटवर्क हो गया, तो इसके ज़रिए आप दूर दूर तक एरिया तक पढ़ाई को, एजुकेशन को पहुंचा सकते हो। और फिर एजुकेशन मैनेजमेंट की बात भी उसने की, डिसेंट्रलाइजेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आर एनकरेज। जो कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग भी एजुकेशन में पार्टिसिपेट करें, इसके लिए उनको एनकरेज किया गया। जैसे लोकल बॉडीज़ होता है, पंचायत होता है, और पेरेंट्स भी होते हैं, आर इन्वॉल्व इन स्कूल मैनेजमेंट फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन। ये सब भी कहीं ना कहीं पर स्कूल मैनेजमेंट के हिस्सा बनेंगे, ताकि स्कूल को और ज़्यादा ग्रो किया जाए। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जिसको हम लोग जो NEP 1986 के अंडर में आता है, उसका मतलब उसको बोलते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके ऊपर एग्जाम में बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था कि ये स्कीम टू प्रोवाइड एसेंशियल फैसिलिटीज़ लाइक ब्लैक बोर्ड्स, क्लासरूम, टीचिंग एड्स एंड
फर्नीचर इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स टू इम्प्रूव लर्निंग कंडीशन। ये प्राइमरी स्कूलों में बोला गया है कि एटलीस्ट ये सब चीज़ें तो होना ही चाहिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर। ब्लैक बोर्ड होना चाहिए जिसमें आप लिखोगे, क्लासरूम होना चाहिए, टीचिंग एड्स जो होता है ना, चौक डस्टर, ये सब चीज़ें होना चाहिए, ये सब, और फर्नीचर होना चाहिए, ताकि ये सब बेसिक चीज़ है जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर बोला गया कि हर प्राइमरी स्कूल में होना ही चाहिए, ताकि हम लोग लर्निंग कंडीशन को इम्प्रूव कर पाए। फिर NEP 1986 के अंडर में नवोदय विद्यालय की भी बात की गई। नवोदय विद्यालय यानी रेसिडेंशियल स्कूल, जहाँ पे बच्चे रह सकते हैं, खाना पीना रहना पढ़ना एक साथ होगा। तो रेसिडेंशियल स्कूल्स एस्टेब्लिश्ड फॉर टैलेंटेड रूरल चिल्ड्रन ऑफरिंग फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12। उसमें बोला गया कि जो रूरल एरिया में रहने वाले जो जो बच्चे हैं, जो 6 से 12 तक इसमें पढ़ाया जाएगा, उसमें सब कुछ बोर्डिंग, बुक्स, यूनिफॉर्म्स एंड अदर फैसिलिटीज़ भी रहेगा। तो ये तो था हम हमारे NEP 1986 के बाद। अब हम बात करते हैं कि हमारा सेकेंडरी एजुकेशन इन आसाम आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा था। पूरा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने समझा, अब आसाम के कॉन्टेक्स्ट में भी हम समझते हैं। आफ्टर 1986 आसाम एक्सपीरियंस ग्रोथ इन द सेकेंडरी एजुकेशन थ्रू वेरियस रिफॉर्म्स एंड स्कीम। आसाम में भी 1947 के बाद आपको एजुकेशन सेक्टर में कहीं ना कहीं पर एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म्स या चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि द नंबर ऑफ स्कूल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो शुरू से लेकर 47 से अगर आज के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे तो हमको दिखेगा कि बहुत सारे स्कूल खोले गए हैं, बहुत सारे टीचर्स आए हैं, बढ़े हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो है उसका नंबर भी काफ़ी हद तक बढ़ा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाइक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट ने कुछ कुछ इनिशिएटिव लिया जिसको हम लोग RMSA भी बोलते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टू हेल्प इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस एंड क्वालिटी। इसके वजह से भी हमारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल में पहुंचने का तरीका, उसका जो पढ़ाने का क्वालिटी, वो सब में कहीं ना कहीं पे बढ़ोतरी हुआ है। न्यू एजुकेशन वेयर सेटअप इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड रीजन्स। नया नया स्कूल खोला गया ट्राइबल और बैकवर्ड रीजन्स में। कंप्यूटर एजुकेशन की बात आई, और स्मार्ट क्लासरूम का भी व्यवस्था हुआ। वोकेशनल कोर्सेज वेर इंट्रोड्यूस्ड। एफर्ट्स वेर मेड टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट एंड इम्प्रूव पास परसेंटेज। तो असम गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा है कि स्कूल में बच्चों का जो ड्रॉप आउट का संख्या होता है, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसको कहीं ना कहीं पर रोका जाए, और बच्चों का जो इम्प्रूवमेंट हो, पास परसेंटेज है वो सब चीज़ें बढ़े, बच्चे को पास करने का संख्या बढ़े। तो काफ़ी सारा स्टेप्स उठाया गया है। लेकिन हालांकि प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन असम, उसको भी हमें डिस्कस करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम रहा है सेकेंडरी एजुकेशन असम में। जैसे कि लैक ऑफ मास अपील। लैक ऑफ मास अपील का मतलब क्या होता है कि सेकेंडरी एजुकेशन इज़ नॉट गिवन प्रॉपर अटेंशन कंपेयर टू प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन को उस हद तक शायद इंपॉर्टेंस कम नहीं मिला है जितना प्राइमरी और हायर एजुकेशन को मिला है। आसाम की बात अगर हम करें शुरू से लेकर, मतलब 1947 के बाद से अगर हम बात करें, तो हालांकि अभी के समय में काफ़ी हद तक सिचुएशन सुधरा है। और एक प्रॉब्लम जिसको जो हमें दिखता है, इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो फंड है वो कहीं ना कहीं पर इनसफिशिएंट रहा है, पैसा की कमी रहा है, तो अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड एक्सपांशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके वजह से क्या होता है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन का जो क्वालिटी होता है, उसका जो एक्सपांशन होता है, वो कहीं ना कहीं पे उसको नुकसान पहुंचता है। फिर अनप्लान्ड एक्सपांशन है। रैपिड ओपनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट प्रॉपर प्लानिंग हैज़ लेड टू सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। बहुत सारे स्कूल खोले गए हैं कि चाहे गवर्नमेंट के अंडर हो, प्राइवेट के अंडर हो, तो इसके वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपर प्लानिंग के तहत नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन बन गया। वहाँ पे टीचर्स की कमी है, फर्नीचर की टाइम कमी है, पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं पे दिक्कतें आपको दिखेगा। फिर करिकुलम जो है, सिलेबस है, वो भी कहीं ना कहीं पे इनअप्रोप्रिएट है, ठीक तरीके से नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, और ये स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ वो लिंक नहीं होता है। ऐसे भी बहुत समय में ऐसा देखा गया है। डिफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, रिजिड मेथड्स एंड लैक ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिमिट क्रिएटिविटी एंड स्टूडेंट्स मैनेजमेंट। ये देखा गया कि शुरू से लेकर अगर आप तक देखोगे तो टीचिंग जो मेथड्स है, पढ़ाने का जो तरीका है, वो भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नहीं था, जिसके वजह से और बहुत सारे टीचर्स थे पुराने समय में जो ट्रेन नहीं थे, जिसकी वजह से बच्चों का क्रिएटिविटी कम डेवलप करता है, स्टूडेंट मैनेजमेंट में भी मुसीबत आता है। फिर टेक्स्ट बुक का क्वालिटी भी बहुत अच्छा नहीं पाया जाता था उस समय में। फिर इम्प्रॉपर एवोल्यूशन सिस्टम, जो बच्चों को मार्क्स देने का तरीका होता था, उनको जज करने का तरीका होता था, असेसमेंट करने का तरीका होता था, वो भी ठीक नहीं था। फिर लैक ऑफ कैपेबल टीचर्स। बहुत सारे स्कूल थे, या फिर प्राइवेट स्कूल की भी बात करें हम, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट टीचर्स, बहुत अच्छे टीचर्सों की कमी थी। तो अदर इश्यूज़ में अगर हम बात करें तो हमें दिखेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेजमेंट था वो भी काफ़ी वीक था।
डिसिप्लिन की कमी थी और पुअर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर इफेक्ट द सिस्टम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से भी ये सिस्टम कहीं ना कहीं भुगतता रहा है। तो इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर हमने देखा है कि असम के सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है। हालांकि सब कुछ नेगेटिव नहीं है, आज के समय में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठाए हैं ताकि चीज़ें सुधर जाए, तो आगे चलकर हो सके इसका हमें फल मिलेगा। तो अब तक आज के लिए यहीं तक है। आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।